आवाज रुक रही है, हालांकि यहाँ नेटवर्क भी ठीक है। नमस्कार। नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम काव्य संवाद में। दोस्तों, काव्य संवाद विशेषतः किसी रचनाकार को समझने, उनके बारे में जानने और उनकी रचनाओं को सुनने का एक कार्यक्रम है और विगत कई सप्ताह से बल्कि कई महीने हो गए हमें ये कार्यक्रम करते हुए और आपके सुझाव और आपके कमेंट से हमें पता चलता रहता है कि आप इस कार्यक्रम को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो चलिए आज रविवार का दिन है, 5 बज चुके हैं और इस क्रम में आज जो रचनाकारा हमारे साथ यहाँ पे हैं उनको क्या मैं परिचय बताऊं उनके बारे में क्योंकि जब वो मंच पे होती हैं तो पूरा समा बदल सा जाता है, ठहर जाता है और एक बार जब उनके गीत कोई सुन लेता है तो निश्चित तौर पे उसके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आता ही आता है। अपने गीतों के माध्यम से लोगों के दिलों को छूती हैं और निश्चित रूप से समाज में भी एक जागृति, एक चेतना का बिगुल बजाती हैं और उसको भरपूर एक बदलाव लाने का प्रयास करती हैं। इस क्रम में मैं ये भी साथ में कहना चाहूंगी कि मेरा हमेशा से मानना है कि अगर एक रचनाकार, साहित्यकार समाज में परिवर्तन नहीं ला सकता है, सकारात्मक बदलाव नहीं ला सकता है, तो विश्वास मानिए कि दुनिया का कोई भी प्रोफेशन नहीं कर सकता है इस कार्य को। तो वो अपने कलम के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, अपनी भावनाओं को लोगों तक प्रेषित करने का कार्य और उस जज्बा को, उस चेतना को, उस जागृति को फूंकने का कार्य भरपूर कर रही हैं। तो चलिए मैं मिलाती हूँ आपको आज की रचनाकार जो हमारे साथ हैं, डॉक्टर चेतना पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। और कैसी बहुत हैं बहुत आप? धन्यवाद इस मंच पर बोलने के लिए। बहुत 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 ठीक हूँ बहुत और धन्यवाद यहाँ पे बहुत आने के लिए। बहुत बहुत आभार। जी। अच्छे मंच पर साहित्य के लिए काम कर रहे एक प्लेटफॉर्म पर आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपके प्रति। और उन सभी लोगों के प्रति भी आभार जो किसी भी माध्यम से इस मंच से जुड़े हुए हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं या बतौर श्रोता भी इस कार्यक्रम के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी चेतना जी, और बस आज आप यहाँ पे उपस्थित हैं, आज आपके बारे में हम वो बातें भी जानेंगे जो शायद लोगों तक अभी नहीं पहुंची हैं। कुछ अछूती सी बातें हैं, कुछ अनछुए से पहलू भी हो सकते हैं आपके जीवन के। तो सबसे पहले तो उस क्रम में मैं आपसे यहीं से शुरुआत करूंगी कि हाथों में कलम है, माँ शारदे का सर पे आशीर्वाद है, तो इस क्षेत्र में पहला कदम या पहली रचना या पहले भाव कब आए आपके जीवन में? कब से शुरुआत की आपने? नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है यहाँ। अच्छा, मैं अपना प्रश्न फिर बिल्कुल से ठीक हूँ। दोहराती हूँ। मेरी आवाज आ रही है अब तक? अब ठीक है। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही कि आपने इस क्षेत्र में अपना शुरुआत कब से किया? कब से आपने लिखना शुरू किया? कि मुझे लगता है कि पहली कविता तो बहुत बचपन में, मुझे लगता है कि दूसरी तीसरी कक्षा में ही कुछ ना कुछ लिख दिया था। अब उसका स्तर क्या था उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन लिखना शुरू तो कर था। लेकिन एक 9th क्लास में हुँ। एक कविता है विलियम वर्ड्सवर्थ की, लूसी ग्रे है, उसके बाद उसी सीरीज में एजुकेशन ऑफ नेचर, द एजुकेशन ऑफ नेचर, ऐसे करके उसका रूपांतर मैंने लिखा 9वीं कक्षा में, अच्छा। निरुपमा नाम से। तो अरे उसको वाह! मेरी दीदी ने पढ़ा, मेरी बड़ी बहन ने। तो उन्होंने उस कविता को बड़ी गंभीरता से लिया। उन्हें लगा कि हाँ, ये ठीक है, ये वास्तव में ये कविता है और इसके अंदर लिखने का तत्व है, कुछ हो सकता है। तो वहां उन्होंने मुझे गंभीरता से लिया। उसके बाद फिर गोष्ठियों में जाना शुरू हुआ, तमाम बड़े लोगों के साथ, लिखने पढ़ने के क्षेत्र में बड़े लोगों से मिलना जुलना हुआ। और गोरखपुर में उस दौरान कविलोक और चंचरीक ऐसे करके मासिक गोष्ठियां हुआ करती थी। तो उन गोष्ठियों में हुआ और बहुत अच्छे गीतकारों के साथ, अन्य विधाओं के रचनाकारों के साथ लगातार मुलाकातें होती रहती थी। में एक बार एक जगह जाना होता था तो महीने के 2 दिन कम से कम बड़े अच्छे हो जाते थे, सार्थक हो जाते थे। बहुत कुछ सीखने को मिला और उसी तरह फिर मंच भी मिलने शुरू हुए और आप सबकी दुआओं से
देश के जितने भी बड़े रचनाकार हैं, ज्यादातर लोगों का आशीर्वाद मिला। माँ सरस्वती की कृपा है कि थोड़ा बहुत जो भी कर पाती हूँ उसको आशीर्वाद मिलता है, सराहा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और हमें मालूम है कि आप मंचों की बहुत ही व्यस्तता में, और शायद ही कोई ऐसा बड़ा नाम होगा, चर्चित नाम होगा जिनके साथ आपने मंच साझा ना किया हो अभी तक में। तो बिल्कुल, और आज आप हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले तो कुछ आपकी एक रचना हो जाए, फिर आगे का क्रम हम इसी तरह से बातों के ज़रिए करते रहेंगे। जी, चेतना जी। देखिए, रूपेश कुमार श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। स्वागत कर रहे हैं आपका, नमस्कार बोल रहे हैं आपको। बहुत-बहुत प्रणाम सर, बहुत-बहुत आभार इस पटल पे जुड़ने के लिए, और कविताओं के अच्छे श्रोता हैं इसके लिए भी प्रणाम। बिल्कुल, एक अब मैं चाहूँगी कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, उसके लिए आप सभी लोग लाइक और कमेंट के साथ में इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि ये पल बार-बार नहीं आता है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छे कार्यक्रम को हम दोबारा सुनना चाहते हैं, तो अगर आपके पटल पे होगा तो आप उसको ढूँढने में आपका समय नहीं व्यर्थ होगा। बस चेतना जी, आपको सुनना चाहेंगे हम। एक अ, अभी आपसे मैंने एक किताब का जिक्र किया। एक जी, कविता जिसने मुझे एक कविता बाढ़ के दौरान मैंने लिखी थी, बहुत कम उम्र में। तो उस कविता में बड़ा आशीर्वाद मिला, और एक दूसरी रचना थी दुर्गम पंथ चुनेगा कौन। इस जी, जी, जी। कविता ने मुझे मंचों पर स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं पहले वही पढ़ देती हूँ, फिर जैसा आप सबकी इच्छा होगी, जैसा वातावरण होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। कि सुगम पंथ पर जाऊं, सुगम पंथ पर जाऊं, तो दुर्गम पंथ चुनेगा कौन। सुगम पंथ पर जाऊं, तो दुर्गम पंथ चुनेगा कौन। मैं भी चुप हो जाऊं, मैं भी चुप हो जाऊं, तो क्रांति नाद फूकेगा कौन। सुगम पंथ पर जाऊं, और लिखना क्या होगा कि बात भूख की लिखनी होगी, बात रोटियों की करनी है, कुछ बातें गिद्धों की भी है, बात बोटियों की करनी है। रीति ग्रंथ बन जाऊं, रीति ग्रंथ बन जाऊं, तो जन की पीर लिखेगा कौन। सुगम पंथ पर जाऊं, और बंद देखें कि महलों की मुस्कान लिखूं, तो झोपड़ियों की अनदेखी है। रुपए का गुणगान हो रहा, निर्धन की विधना लेखी है। मधुर कंठ बन जाऊं, मधुर कंठ बन जाऊं, तो फिर विषपान करेगा कौन। सुगम पंथ पर जाओ, और अंतिम बंद क्या बहुत सुंदर, कि बहुत उनकी खूबसूरत। तिरक दृष्टि लिखूं, तो विनत भाव से पाप मिलेगा। उनकी तिर्यक दृष्टि लिखूं, तो विनत भाव से पाप मिलेगा। यदि रानी पर गीत लिखूं, तो श्रमहारी का शाप मिलेगा। कलावंत हो जाऊं, कलावंत हो जाऊं, तो पल पल अंत वरेगा कौन। कलावंत हो जाऊं, तो पल पल अंत वरेगा कौन। सुगम पंथ पर जाऊं, तो दुर्गम पंथ चुनेगा कौन। मैं भी चुप हो जाऊं, तो क्रांति नाद फूकेगा कौन।
सुगम पंथ पर जाऊं। क्या कहने, माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह कहने वाले मिन्नत गोरखपुरी भी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं वाह वाह माशाअल्लाह। और बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं उसको पढ़ूंगी। लेकिन चेतना जी, वाकई जितना खूबसूरत आपकी रचनाएं होती हैं, जितना कलम की धार तेज है, उतना ही खूबसूरत आपका गला भी है। प्रस्तुतिकरण बहुत शानदार है आपका। और दोनों माँ का आशीर्वाद, दोनों में माँ सरस्वती की कृपा है, जी जो भी हाँ, है। बिल्कुल। और मेरा तो परम विश्वास है कि माँ शारदे की कृपा के बिना कम से कम इस क्षेत्र में 2 कदम भी टिकना नामुमकिन है। मुश्किल की तो बिल्कुल, बात ही कह सब छोड़ उन्हीं के, दीजिए आप। सब उन्हीं का है, पूरी तरीके से बिल्कुल। उन्हीं का है जो कुछ है। जी हाँ, बिल्कुल। और चलिए मैं इसी के साथ कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, फिर हम लोग आगे की बातें करते हैं। सविता सिंह जी जुड़ी हुई हैं, स्वागत कर रही हैं। और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी तो आपके बहुत बड़े फैन हैं, ये मुझे पता है। और लगातार वो कमेंट कर रहे हैं, वाह वाह कह रहे हैं आपको। और कह रहे हैं वर्तमान में भी सामयिक कविता। और मुझे लगता है कि ये आपकी रचना ऐसी है कि ये किसी भी कालक्रम में हमेशा नई ही रहेगी। क्योंकि अगर हम लोग सदियों से देखें, हर एक युग को भी अगर हम लोग टटोले ना, तो बहुत ज्यादा जी, बदलाव नहीं पाएंगे मनुष्य की प्रवृत्ति में। चाहे वो प्रेम हो, चाहे उसका स्वार्थ हो, हर एक स्थिति हर जगह पाई जाती है। तो आपकी ये बिल्कुल। रचना कालजयी है और हर एक युग में, हर एक परिस्थिति में नई की नई रहेगी। बहुत असल में खूबसूरत है। अंकित पांडे है जी क्या, जुड़े हुए हैं, कह है रहे क्या हैं तो, जी। जी जी, हाँ कुछ कह धन्यवाद रही हैं अंकित, आप? बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। हाँ, क्या ये कहने हैं कहना था बोल कि रहे हैं? जैसे ईश्वर ईश्वर किसी को भी संसार में भेजते हैं तो कुछ उसके लिए तय करके भेजते हैं। आप निश्चित रूप रचनाकार से। हैं, मैं रचनाकार हूँ, तो उन्होंने अगर हमें भेजा है, माँ सरस्वती ने हमारे हाथ में कलम दी है, हमारी बौद्धिक क्षमता इस तरह की दी है, रचनात्मकता दी है, तो उसके पीछे उन्होंने कोई उद्देश्य भी दिया है। और अगर हम केवल जनता का मनोरंजन करने में ही स्वयं को खत्म कर दें, नष्ट कर दें, तो फिर ये उसकी पूरी सार्थकता नहीं हुई। निश्चित रूप से कला का काम मनोरंजन करना भी है, लेकिन कला का काम ये भी है कि समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो भटकाव है, समाज में जो नहीं हो पा रहा है जिससे होना चाहिए, उन सभी चीजों के लिए प्रेरित करे रचनाकार। अगर ऐसे आप किसी को उपदेश देते रहें तो वो उपदेश नहीं सुनेगा। लेकिन कांता सम्मित तयोपदेश ये कहते हैं कि जैसे कोई स्त्री कोमल वाणी में अपनी बात कहती है तो उसको आदमी सुन लेता है। बुरा से बुरा आदमी रहता है जो किसी के नहीं सुनता है, वो भी सुन लेता है उसकी। तो कविता का काम यही है, कला का काम यही है कि दुनिया में जो किसी तरीके से जो बात नहीं समझाई जा सकती, वो साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से समझा दी जाए, उसे लोग ज्यादा ढंग से ग्रहण कर लेते हैं। और हमारे यहाँ तो गा के गाली भी दे दी जाती है तो कोई बुरा नहीं मानता, किसी को उलाहना भी देंगे, अगर वो स्वर में कहा जाए, काव्यात्मक ढंग से कहा जाए तो वो अच्छा है। जी हाँ, बिल्कुल। और एकदम आप निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात कह रही हैं और बहुत सटीक बात भी कह रही हैं, क्योंकि साहित्य ही है कि समाज के हित का यंत्र है। तो बस उसी तरह से हम अपने यंत्र अस्त्र-शस्त्र चलाते रहें, समाज में आप बदलाव ला रही हैं। बहुत खूबसूरत बदलाव लाने का एक प्रयास है। चेतना नाम है, उसी अनुरूप आपका कार्य भी है। तो सविता सिंह जी जुड़ी हुई हैं, बहुत खूब बोल रही हैं। मिन्नत गोरखपुरी जी जुड़े हुए हैं और बहुत बहुत कह रहे धन्यवाद, हैं बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी। और शुक्रिया जी, अंकित शुक्रिया। पांडे जी कहते हैं कि आपको सुनना सदैव सुखद रहता है। श्वेता कर्ण जी जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत आपकी तारीफ कर रही हैं। शशि भूषण संज्ञा अंकित, जी अंकित हैं, को भी बहुत चेतना धन्यवाद, पांडे जी का स्वागत है। और बहुत बहुत धन्यवाद, अ, सबके प्रति आभार। हाँ, सभी लोग जुड़े हुए हैं। अगर गलती से किसी का नाम रह जाता है तो कृपया मुझे माफ कीजिएगा, या आप दोबारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है वो चला जाता है, मैं देख नहीं पाती हूँ। तो अंकित, अंकित भी आगे एक की युवा रचनाकार हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मिन्नत भाई हमारे बहुत अच्छे संचालक, बहुत अच्छे रचनाकार। हाँ, हाँ। सभी लोगों का जुड़ना बहुत हाँ, अच्छा है इस धारा मंच से। प्रवाह बोलने में है। एक बार मेरा उनके साथ कार्यक्रम हुआ था और मुझे जानने वाले लोग जानते हैं कि स्मिता बोल लेती है ठीक-ठाक, लगातार बोल सकती है 1 आध घंटे। बहुत अच्छा बोलते लेकिन हैं। उस दिन जो है लगातार कमेंट्स आए कि आज स्मिता को सवा शेर मिला हुआ है, मिन्नत जी जब थे साथ में। तो उनके बहुत सामने अच्छा मुँह संचालन खोलना करते हैं। सोचना पड़ता है, मौका देते शायरी नहीं के है लिए, वो। कविता के लिए जी जो हाँ। समर्पण चाहिए वो है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और चेतना जी, आप हमारे साथ हैं और आपकी इस रचना के बाद में सहसा मुझे एक ध्यान आ रहा है, चूँकि विश्वविद्यालय में भी आपने अ,
कुछ वहां पे छात्रों का नेतृत्व भी किया है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे थोड़ा सा लोगों तक? मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष रही और गोरखपुर विश्वविद्यालय में किसी भी पद के लिए मुझे सर्वाधिक वोट मिले थे और सर्वाधिक वोट मिले थे और वोट की मार्जिन भी सबसे ज्यादा थी। ये विश्वविद्यालय का इतिहास। शुरुआत शुरुआत वहां भी कविता से ही थी। होता क्या है कि जैसे एक होता है कि कलाकार अपनी कला के माध्यम से काम करता है, लेकिन जहां वो सारी चीजें चुक जाती हैं वहां आपको जमीन पे उतर के काम करना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं कि संसार में भूख नहीं होनी चाहिए, संसार में गरीबी नहीं होनी चाहिए, संसार में तमाम बुराइयां नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब उनको खत्म करने की बात होती है तो एक समय आता है कि वो कलम की और कविता के सामर्थ्य से आगे बढ़ के काम करना पड़ता है। हमने प्रेरित किया कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम उतर के जमीन पे आके वो काम भी करें। तो छात्र राजनीति के बारे में मेरा राजनीति के बारे में तब तक भाई किशोरावस्था और कोई बहुत ज्यादा 19-20 साल की उम्र में पदाधिकारी हो जाना तो कोई बहुत उतनी समझ तो होती नहीं है। तब तक मेरा ये ओपिनियन था कि हम लोग पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी थे, जुझारू भी थे, संघर्ष करते थे विद्यार्थियों के लिए, लेकिन मेरा ये था कि पढ़ने लिखने वाले लोग, कायदे के लोग राजनीति में आते नहीं। ये मेरा ओपिनियन था। और जब मेरा प्रवेश हुआ उस समय छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे थे, रुके हुए थे। फिर अचानक चुनाव हुए। फिर चुनाव में मैंने जो स्थिति देखी तो तरह तरह की चीजें। लिंगदोह के पहले का चुनाव था, कभी यहाँ गोली, कभी वहां गोली, कहीं धमकी, कभी कुछ कुछ, और जो नहीं भी होता था वो भी एक माहौल बना दिया था शहर में छात्र राजनीति के नाम पे। तो मुझे सहसा लगा किसी मोमेंट में कि कोई चीज बुरी है। हमने कहा कि ये कमरा गंदा है, ये कमरा गंदा है, ये कमरा गंदा, तो ये कहने से साफ तो हो नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं कि हाँ ये चीज बुरी है, ये चीज गंदी है, तो उसको ठीक कौन करेगा, साफ कौन करेगा? अगर सभी भाग जाएंगे, राजनीति बड़ी बुरी चीज है, बुरी चीज है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील तो है ना, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? संचालित तो किसी व्यवस्था को राजनीति ही करती है, तो आप अगर उससे भाग जाएंगे तो काम तो चलेगा नहीं। और पढ़े लिखे लोग जो समाज को समझते हैं, जो नियम कानून को समझते हैं, जो संविधान को समझते हैं, जो मानवीय संवेदना को समझते हैं, जो इस देश को समझते हैं, जो भावनाओं को समझते हैं, वो लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति का काम कैसे होगा, राजनीति ठीक कैसे होगी? इस सोच के साथ मैं छात्र राजनीति में आ गई और मुझे जन समर्थन मिला, छात्रों का मिला, उनके अभिभावकों का भी बड़ा आशीर्वाद मिला, लोगों ने सराहा। और मैंने उस दौरान कोशिश भी की कि जो अपेक्षा की गई है, लड़कियां जो कि छात्र राजनीति में उस समय आती नहीं थी प्रायः, तो एक चुनौती भी थी कि एक तो ठीक से रहना है भाई, दुनिया एक लड़की जीती है तो सारा संसार उसी को देख रहा है कि कर क्या रही है, कहीं कुछ गड़बड़। मतलब नेता होना तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में देखा, अरे नेता है तो नेता है, लड़की नेता है, तो एक तो करेला तो जनीम चढ़ा, नीम तो चढ़ा। नेता क्या बात है। नेता होना उस टाइम में, वो लड़की नेता है तो उसको भाई वॉच करो कि क्या मूवमेंट्स क्या है। तो ये सारी चीजें दिमाग में रहती हैं, वो भी बचा के चलना है कि कहीं से कोई एक, क्योंकि हम लोग जिस परिवार से हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी जुड़ाव है, और बड़े मुश्किल से तो परमिशन मिली थी कि हाँ बेटा ठीक है चुनाव लड़ो, लेकिन कायदे से रहना, पढ़ने लिखने वाले दायरे में रहना। तो वो सब चीजें दिमाग में थी। और दूसरी बात ये दिमाग में रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जिन लड़कों ने मुझे वोट दिया या जिन लड़कियों ने मुझे वोट दिया उनको ये लगे कि हमने किसी लड़की को वोट देके गलत कर दिया, ये हमारे किसी मोर्चे पर खड़ी नहीं हो रही है। तो वो भी ध्यान रख, मैं दोनों पक्ष साथ साथ चलाना रहता था कि किसी तरह का सामाजिक आरोप प्रत्यारोप भी ना लगे, और ये भी लगता था कि भाई जिन्होंने हमसे अपेक्षा करी है उनकी अपेक्षा पूरी भी हो। तो ईश्वर की कृपा रही, और सबका सम्मान देखिए निपटा। चेतना जी, और हाँ, इतना खूबसूरत रास्ता आपने चुना है, और आपको वोट देने वाली सविता सिंह जी भी हैं यहाँ पे, कह रही है मैंने भी आप ही को वोट दिया था। तो देखिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वोटर भी यहाँ पे हैं। उनके लिए, उनको धन्यवाद वोट के लिए भी। और ऐसे बहुत सारे रचनात्मक लोगों के समर्थन से ही वो विजय भी प्राप्त हुई थी। और आगे भी जो रचनात्मक करना है, अगर राजनीति भी करनी है तो वो भी रचनात्मक ही करना है, क्योंकि मेरा मन ही वही है। साहित्यकार किसी भी फील्ड में अगर काम करेगा, किसी भी क्षेत्र में काम करेगा, तो वो कम बुरा होगा बाकी लोगों के, यह मुझे लगता है। बिल्कुल। हो सकता और है कि जिनका बुराइयां मेरे में भी आ जाए, लेकिन कम बुराइयां हो सकता है।
जी हाँ, बिल्कुल, मैं मानती हूँ इस बात को। और दिनकर जी की, राष्ट्रकवि दिनकर जी की एक एक उनका सेंटेंस है, एक वाक्य है जो बहुत ही प्रचलित हुआ कि जब नेहरू जी जी हल्का-सा लड़खड़ाए संसद में और उन्होंने जी सँभाला, तो उन्होंने यही कहा कि जब-जब राजनीति के लड़खड़ाएगी पानी और लड़ते हैं, साहित्य ही उसे हम कहते सँभालेगा। हैं तो बिल्कुल सत्य साहित्य और सत्य है। राजनीति का गठजोड़ हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। और आपको सुनने वाले साहित्य रघुवर साहित्य दयाल से जी यहाँ पे मनुष्य बना उपस्थित रहता हैं। है। जी जी, रघुवर दयाल जी यहाँ पे उपस्थित हैं और कह रहे हैं कि हमारे जिले की शान चेतना जी, आपको बहुत-बहुत आपको उनके बधाइयाँ दे रहे हैं, प्रणाम आपकी उनके बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। जी, आभार उनके प्रति और प्रणाम उनको। मिन्नत गोरखपुरी जी कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है आप दोनों। मेरा तो पता नहीं, लेकिन शुक्रिया चेतना जी तो शुक्रिया निश्चित शुक्रिया। रूप से हैं और बहुत नहीं अच्छा नहीं कार्य ये कर रही मिन्नत हैं। और मिन्नत सही मिन्नत मिन्नत मेरे बारे में झूठ कह सकते हैं, आपके बारे में झूठ नहीं कह रहे, वो सही कह रहे क्या हैं। ये भी बहुत खूब हो गया। देखिए तो बहुत क्रांति खूब हो। क्रांति क्रांति कई अर्थों में होती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग सड़क पे जिंदाबाद मुर्दाबाद कह रहे हैं केवल वही क्रांति कर रहे हैं या समाज का काम कर रहे हैं। अगर समाज को ठीक रखना है तो जो जो व्यक्ति जिस जिस भूमिका में है वो व्यक्ति हुँ, उस भूमिका से अगर ठीक से न्याय करता है तो समझिए समाज के लिए काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि सबको केवल इनकलाब जिंदाबाद ही करना चाहिए, वो भी एक पार्ट बिल्कुल। है। लेकिन आप जहाँ रहें, आप अपनी भूमिका के साथ न्याय करें तो समझिए देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए आप बढ़िया काम करें। जी हाँ, तो बिल्कुल। और निश्चित रूप से देखिए आपकी एक सराहना होनी आभारी चाहिए नारी, अलग-अलग। हाँ, एक आभारी नारी सविता सिंह जी कह रही हैं कि भारतीय नारी सब पे भारी। और अंकित पांडे जी कह रहे हैं दीदी एक बार इफ्तार वाली रचना पढ़ दीजिए। मैं भी यही कहने वाली थी कि एक रचना हो जाए, और लेकिन एक पर्टिकुलर एक किसी रचना के लिए आपके पास आ गया, तो वही वाला हो जाए। एक इफ्तार वाला कौन-सा अभी रचना है? अभी मैंने नहीं अभी सुना। अभी राजनीति की बात चल रही थी और चुनाव अभी बीते हैं, चुनाव आ भी जाएंगे 22 में। एक मुक्तक है जिसे बड़ा प्यार मिलता है, तो राजनीति में कुछ बात हो जाए कि अ, मोहब्बत में नहीं तकरार में दिलचस्पी है। जो राजनीति का चरित्र है आजकल कि मोहब्बत हुँ, में नहीं हुँ। तकरार में तकरार में दिलचस्पी है, दिलचस्पी। किसी भी दल नहीं सरकार में दिलचस्पी है। ये टोपियां, ये रामनामी सब छलावा हैं। ये टोपियां, ये रामनामी सब छलावा हैं। इन्हें रोजा नहीं इफ्तार में दिलचस्पी है। ये टोपियां, क्या ये रामनामी बात है! क्या छलावा बात है! नहीं, ये रोजा नहीं इफ्तार में दिलचस्पी है। शुक्रिया शुक्रिया अंकित, बहुत 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 धन्यवाद आपका। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत और एकदम सच्चाई को परिलक्षित करते हुए आपके शब्द, जो निश्चित रूप से कटाक्ष हैं और यही सच्चाई भी है। तो कुंदन वर्मा जी अभी-अभी जुड़े हुए हैं और आपकी वो भी कह रहे हैं कि चेतना जी गोरखपुर की शान है। तो गोरखपुर की शान चेतना जी आज हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित हैं। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप इस कार्यक्रम को शेयर करिए। और कुंदन वर्मा जी ने तो निश्चित रूप से किया भी होगा और कह रहे हैं जान कि ग्रुप के हूँ लोग जुड़ जान चुके हैं। जान हूँ या नहीं हूँ लेकिन जो हूँ वो इन्हीं लोगों ने बनाया है, इन्हीं भाइयों बहनों मित्रों ने बनाया है। तो जो कुछ थोड़ा बहुत बन पाया है वो इन लोगों का सहयोग है, इन लोगों का आशीर्वाद है, इन लोगों का मार्गदर्शन है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और लोगों का प्यार ही जो है एक अंदर से ना हिम्मत लाता है कि नहीं, ये क्षेत्र अच्छा है, ये रास्ता अच्छा है, तो बस इस पे टिक के रहा जाए। बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो उस मोटिवेशन को निभाते हुए आपकी एक बहुत अच्छी-सी रचना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, उस तरह का कुछ हम ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे। ये चुन पाना बड़ा कठिन होता है कि हाँ, मैं मानती हूँ। फिर भी। एक बार मैंने चर्चा पहले भी की थी कि किसी माँ से कहा जाए कि तुम्हारा सबसे प्यारा बच्चा कौन है, तो उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि उसके लिए उसके सारे बच्चे प्यारे होते हैं। लेकिन एक जिंदगी कैसी अजब प्यास तलक ले आई, जिंदगी कैसी अजब प्यास तलक ले आई, उठा के महल से वनवास तलक ले आई। वाह! जिंदगी वाह! कैसी अजब प्यास तलक ले आई, हुँ। उठा के महल से वनवास तलक ले आई। उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं, उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं, पर मेरी जिद मुझे आकाश तलक ले आई।
क्या उनकी बात है, क्या साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं, पर मेरी जिद मुझे आकाश तलक ले आई। और आज के दौर में जब जिस दौर में भी भ्रूण हत्याएं हो रही हों, इतनी प्रगति करने के बावजूद अगर महिलाएं, लड़कियां काम कर रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में इस देश के लिए, समाज के लिए, तो ये मुक्तक मेरा उन्हीं के लिए समर्पित था। और बिल्कुल। मुझे लगता है कि लड़कियां अपने आप को इस कठिन समय में प्रमाणित कर रही हैं, तो उनकी सराहना होनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए लोग तो आपकी तारीफ़ कर ही रहे हैं, और तारीफ़ों में तो मैं क्या कहूँ कि लोग आपके फ़ैन हैं जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और एक और आपसे आ गया निवेदन, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी का कह रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पर कोई कविता हो तो सुनाइए। शिक्षा व्यवस्था पे अ, हो तो आप ज़रूर सुनाइए, उनका भी कहना है। लेकिन चेतना जी, इतना लंबा अंतराल रहा है आपका, बहुत ही कम उम्र से आपने अ, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझा, अपने उन गुणों को भी समझा और लोगों तक अपने आप को व्यक्त भी किया है। तो इस क्षेत्र में कार्य करते हुए संस्मरण भी निश्चित रूप से बहुत होंगे आपके। उनमें से अगर कुछ हमारे तक आप पहुँचाना चाहें तो? जी, बहुत कुछ है, बहुत बहुत सारी चीजें हैं। अ, हुँ, कुछ चीजें बड़ी अजीब भी लगती हैं, जैसे मंचों का समीकरण बहुत बदला है। मंचों की अगर स्थिति की बात करें तो ये दुखद पहलू है कि मंचों पर खेमेबंदी बहुत आज के दौर में, कि फलां अच्छा। उनको वो बुलाएँगे तो उनके साथ वो जाएँगे, वो उनकी टीम है, वो उनकी टीम है। जबकि मुझे लगता है कि कविताओं के आधार पर निर्धारण होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति पूर्वांचल का है तो वो थोड़ा-सा उसको किनारे कर दिया जाए, कोई केंद्र के आस-पास के है का है तो उसको ज़्यादा महत्व दिया जाए, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरा पक्ष ये है कि हिंदी कविता के मंच पर अगर देखा जाए, बाकी तो विविध क्षेत्रों हुँ, में समस्याएँ हैं, लेकिन हिंदी कविता के मंच पर महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जितनी अच्छी होनी चाहिए। और बिल्कुल। तमाम जगहों पे मैं खुल के कहना चाहूँगी, एकदम शो पीस की जगह पर हाँ, की तरह आप ट्रीट किया जाता है महिलाओं को। और एक कारण है कि आप मंचों को उठा करके देखिए, आपको 70 साल का, 80 साल का पुरुष कभी मिल जाएगा, लेकिन कोई 60 साल, 70 साल की महिला आपको मंचों पर नहीं मिलेगी। ये विडंबना है, क्यों नहीं मिलेगी? इसका कारण तो यही है कि सारा का सारा मामला रूप का है। अगर अगर महिला का मूल्यांकन केवल उसकी कमनीयता से, उसके सौंदर्य से, उसकी उम्र से ही होता हो, तब तो महिला को पूरी तरीके से समझा ही नहीं गया। और अगर कविता बिल्कुल। वाले लोग भी उसे इसी तरीके से समझेंगे तो फिर समझेगा कौन? तो मंचों पर समस्या तो है। उनके लिए गुंजाइश ज़्यादा है जो संचालक जी से नोक-झोंक करती हैं, संचालक जी कुछ भी बोल दें, वो सुन लें, वो कुछ भी बोलें, संचालक जी सुने। तो ये चीज़ें जो मनोरंजन वाली चीज़ें हैं, कि बाबा ने मुझे देखा तो चश्मा साफ करने लगे। तो ये सारी तरह की टिप्पणियाँ जो हिंदी कविता जो वो बाबा बाबा पिता ना नज़र आए, बाबा चश्मा साफ करने वाले ने, तो ये सब कविता के लिए बड़ी अजीब स्थितियाँ हैं। बिल्कुल सही हास-परिहास का बात भी है। मतलब होता है, लेकिन उस हास-परिहास में जहाँ किसी नारी की सीमाएँ गरिमा धूमिल लाँघना हो रही उचित हो नहीं है। या जहाँ हिंदी बिल्कुल। कविता की गरिमा धूमिल हो रही हो, वो उचित नहीं है। मंचों पर नए सिरे से काम करने की ज़रूरत है, कविता को स्थापित करने की ज़रूरत है। ठीक है, मनोरंजन होना चाहिए, हर आदमी बहुत गंभीर चीज़ के लिए नहीं आता, हर आदमी रिलैक्स होने के लिए भी आता है व्यक्ति। लेकिन कविता के मंच में बाकी माध्यमों में ये अंतर होता है कि वो वहाँ से कुछ लेकर के जाए। तो कविता के मंच पर मुझे लगता है सुधार की ज़रूरत है। और मंच मंच का अपना समीकरण होता है, लेकिन उसमें भी कविता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल किताबों वाले बिल्कुल दूसरे हो जाएँ, तो मंच वाले बिल्कुल दूसरे हो जाएँ। दोनों को हुँ, एक-दूसरे से जुड़े होना चाहिए। आप पूरी कविता की परंपरा उठा करके देखिए, अब विवाद क्या है? जो लिखते हैं, जो छपते हैं, उनको लगेगा कि वो श्रेष्ठ कवि हैं। जो मंच पे हैं पैसे का, तो नहीं उनको लगता। लगेगा कि नहीं वो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनका उनका पेमेंट बढ़िया है। अब सवाल ये है कि हम लोग तो तुलसी बाबा की परंपरा के हैं ना, हम लोग तो कबीर की परंपरा के हैं, हम लोग तो सूरदास की परंपरा के हैं, हम लोग निराला की परंपरा के, हम लोग महादेवी की परंपरा के, हम लोग फिराक गोरखपुरी की परंपरा के हैं, हम लोग गालिब की परंपरा के हैं। तो ये पूरा मामला टेक्स्ट का भी है, लिखा भी गया
और मंचों पर पढ़ा भी गया। तो सारी चीजों को मिला करके कविता ये लिटरेरी पूर्ण आर्ट होती है। लेकिन अगर परफॉर्मिंग बिल्कुल आर्ट बना देने पे, अगर परफॉर्मिंग आर्ट बना देने पे वो ज्यादातर लोगों तक पहुंच जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छी बात चाहे जिस भी तरीके से लोगों तक पहुंच जाए तो अच्छा ही है। तो उसके लिए काम होना चाहिए और कुछ हद तक हो भी रहे हैं। तमाम नए हम लोगों की पीढ़ी के कुछ लोग ऐसे हैं जो अब उस ढंग से सोच भी रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सुधार की जरूरत, बड़ी सारी समस्याएं। और महिलाओं को लेकर तो बिल्कुल ईमानदारी से कहूँ बहुत सारी समस्याएं। मैं कुछ बुजुर्ग मैं रचनाकारों को, महिला रचनाकारों को भी मंच पर देखना चाहती हूँ, उनकी कविता के लिए केवल बिल्कुल सौंदर्य से ही निश्चित रूप से किसी उम्र से हाँ ही नहीं कोई महिला नहीं बनती नहीं चेतना जी, मैं भी आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ और ये डर जो है मैंने अपने अंदर भी महसूस किया था, क्योंकि कई बार टीवी पे है। या किसी ऐसे कार्यक्रम को देखने के बाद लगा ये क्या हो रहा है यार, ऐसा ही होता है तो फिर यहाँ तो नहीं हो पाएगा अपना गुजारा। तो जो लोग थोड़ा संवेदनशील हैं और अपनी देखिए, सीमा रूप स्थायी नहीं है, रूप स्थायी नहीं है, लेकिन साहित्य स्थायी हम्म है, कविता स्थायी है, कला स्थायी है। तो आप अगर कला को सराहेंगे तो वहां दूसरी चीजें गौड़ हो जाएंगी। लेकिन अफसोस यही है कि जो मंचों के कुछ मठाधीश हैं वो दूसरी चीजें मठाधीशों को समस्या है। उनके सोच पे छोड़ते हैं और हम यहाँ पे आज कविताओं का दौर आगे बढ़ाते हैं। आप यहाँ पे उपस्थित हैं और लोग आपको बहुत प्यार से सुनना चाह रहे हैं। एक बात अभी मैंने कोई कमेंट पढ़ा था, एक आपसे फरमाइश आई थी कि शायद गोरखपुर महोत्सव में जो आपने पढ़ा था वो सुना दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए कुंदन वर्मा जी कह रहे हैं कि देशभक्ति पे क्या गोरखपुर महोत्सव में आपने कोई कविता पढ़ी थी? मैं याद कर रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है जी वो मुक्तक के बारे में कह रहे हैं, वो मुक्तक के तो बारे में कह रहे हैं। हाँ, एक एक मुक्तक जो है वो एक मुक्तक जो जिस पर आशीर्वाद मिला लोगों का कि अ, एक सैनिक है और वो अपने घर पे रहता है, वहां से छुट्टियां खत्म करके जाता है अपना अपने काम के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए। कई जी सारे वादे करके जाता है घर परिवार में कि पक्की लौटेंगे तो ये हमारी योजनाएं हैं, ऐसे करेंगे। और नव दाम्पत्य है, सबको छोड़ के जाता है और किसी दिन अचानक बिना बताए वो वापस आता है, और आता है तो तिरंगे में लिपटा हुआ। इस भाव को हमारे बीच का जब कोई भाई शहीद होता है तो हम गर्वित तो होते हैं, गौरवान्वित तो होते हैं। लेकिन जिस परिवार का वो लड़का है, जिस नवविवाहिता का वो दूल्हा होगा, वो उसको किस ढंग से सोचती होगी, जिस परिवार का लड़का होगा वो परिवार उस चीज को किस ढंग से संभालता होगा, कैसे देखता होगा। चार पंक्तियों में कहने की कोशिश करती हूँ जी स्वागत है। कि अधूरे अधूरे सपन बहुत सुंदर है। लेके लौटे, अधूरे अधूरे सपन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे। लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी, लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, अरे पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे। एकदम दिल को झकझोर देने वाली, छूने वाली नहीं कहूंगी, एकदम झकझोर देने वाली आपकी ये मुक्तक। और सुधा मोदी जी भी कह रही हैं कि आप बिल्कुल आदरणीय चेतना जी को सुनना कभी भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये मुक्तक बहुत पसंद है, ऐसा भी वो कह रही हैं। जुड़ी हुई है जो स्वयं में बहुत अच्छी कवयित्री हैं, उनका आशीर्वाद है। बहुत अच्छा गजल लिखती हैं और बहुत सभी लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत भावुक कर अच्छी दिया। इंसान, समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, और समाज सेवा में भी हर बहुत ढंग से तत्पर होकर अपनी के अपनी। बहुत बहुत अच्छा जी कार्य कर रही हैं वो भी।
तो बहुत बहुत स्वागत है सुधा जी आपका भी। और बस इसी तरह से जुड़े रहिए, लाइक कमेंट के साथ आप लोग शेयर भी करिए, क्योंकि एक बात मुझे बस कुछ दिनों पहले ही पता चली है चेतना जी के बारे में, मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। हो सकता है आप लोगों को पता हो, मुझे नहीं पता चली कि आपका संगीत में भी बहुत अच्छा आपकी रुचि है और आप शायद तबला बजाती हैं, ऐसा कुछ। और क्या क्या करती हैं अभी, मैं क्या क्या छुपे हुए मैं गुण हैं आपके? हाँ, मैं तबला राजनीति, बजाती हूँ और उत्तर प्रदेश कविताएं, संगीत तबला, अकादमी। संगीत क्या है भाई? जी। सब माँ की कृपा है, जो भी है सब उनकी कृपा है। और बिल्कुल है। तबला मैं बजाती हूँ। कोर्स तो मैंने संगीत गा कर किया हुआ है, लेकिन कोर्स के अलावा ईमानदारी से बजाया है। सर्टिफिकेट की बात तो अलग होती है। अ, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता की विजेता रही हूँ, और उसके अरे अलावा वाह! इंटरनेशनल यूथ एंड कल्चरल फेस्टिवल होता है, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला है, हिंदी कविता के लिए भी और तबले के लिए भी। और अ, आकाशवाणी में भी अप्रूव्ड हूँ, अलग अलग चैनल पे भी उसके लिए काम करने का जब मौका मिलता है तो करती हूँ। आकाशवाणी में गायन के लिए, वादन के लिए, दोनों में मेरा अप्रूवल है। अब ये और बात है कि कार्यक्रम उतने होते नहीं है, अप्रूवल ज्यादा होता है। चलिए, कभी मौका मिलेगा तो आपको हम गाते हुए और तबला बजाते हुए जरूर सुनना चाहेंगे। मतलब कंप्लीट पैकेज है जरूर। चेतना जी अपने आप में। चाहे कहीं भी तलवार की धार करा लो, या कलम की धार, या सुरों की धार, हर एक धार में आप प्रवीण हैं पूरी तरह से। तो बहुत ही खूबसूरत संयोग है, मतलब लगता है कि माँ सरस्वती का पूरा आशीर्वाद एकदम झरने की तरह आपके ऊपर भर गया है। बहुत खूबसूरत है। देखिए, कह रहे नाज है छोटी बहन पर। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी, आपके मेरे ख्याल में इससे बड़ा फैन नहीं होगा आपका कोई। तो लोग इतने प्यार से आपको सुन रहे हैं, और उस सुनने के क्रम में हम भी चाहेंगे कि अपना कोई गीत एक बार आप सुना दीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। गीत आपको जी। एक तब तक मैं कुछ, आप ढूंढिए, मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ कि बड़े बड़े कवि बिल्कुल जब बिल्कुल। कविता और कवि सम्मेलन के भेद की उद्घोषणा मंचों से करते हैं तो तकलीफ होती है। जी हाँ, बिल्कुल रुपेश जी बोल रहे हैं, रूप अस्थाई नहीं है, कला अस्थाई है। सुधा मोदी जी बोल रही हैं, जी हाँ बिल्कुल। और आपके गुणों से ही आपकी पहचान होनी चाहिए, आपकी परख होनी चाहिए, न कि आपकी शारीरिक सुंदरता को समेटे हुए। मैं इस बात को बहुत ही पुरजोर तरीके से हर एक जगह पे रखती हूँ। तो आज आपने भी उस बात को संबल प्रदान किया। जी चेतना जी, उम्मीद है मिल गया होगा। हाँ ना, मिल तो पहले ही गया था, लेकिन आपकी बातें बहुत अच्छी थी। आप मैं तो हूं ही बकबक। जी, सुनाइए आप। सार्थक सार्थक बोलते हैं, इसे बकबक नहीं कहते हैं। ये बहुत सार्थक वक्तव्य है जो आप कह रही हैं, बहुत जरूरी काम कर रही हैं। एक गीत में पढ़ती हूँ कि दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं, और जी। एक पक्ष वो है जिसके पास बहुत इतना रुपया है कि वो समझ में नहीं आता कहाँ खर्च करे, और एक दूसरा पक्ष है जिसके पास इतना कम है कि अगले वक्त का भोजन भी उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चुनौती है उसके लिए। और उसी वर्ग का एक लड़का है, इस गीत का पात्र है। कैसे समय से पहले वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े क्या हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। दो तीन तस्वीरें आपको दे रही हूँ, ये गीत में देखें। जी जी जी। बहुत सपनों के बीच, बोए थे सपनों के बीच, उग आई गोल गोल रोटियां, ओ हो, बोए बहुत थे खूबसूरत, बहुत सपनों खूबसूरत। के बीच, उग आई गोल गोल रोटियां। और बंद देखे जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। फिर थोड़ा चमकता था, थोड़ा कड़ता था, थोड़ा तुनकता था, थोड़ा कड़ता था, बच्चों का हीरो था, तितली पकड़ता था, बच्चों का हीरो था, तितली पकड़ता था। क्या जाने क्या होता मतलब अभाव का, क्या जाने
क्या होता मतलब अभाव का, उड़ता पतंगों पर एक लड़का गाँव का, उड़ता पतंगों पर एक लड़का गाँव था, थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ, नखराई गोल गोल रोटियां, थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ, नखराई गोल गोल रोटी। और बन देखें, बहुत फिर खूबसूरत। अपनी पहनी में गाकर बताते हैं, रोपनी में सोहनी में गाकर बताते हैं, कैसे पसीने से सोना उगाते हैं, कैसे पसीने से सोना उगाते हैं, क्या क्या लुट जाता है रात पड़े ओले में, क्या क्या लुट जाता है रात पड़े ओले में, बाबूजी क्यों घंटों रोए अकेले में, बाबूजी क्यों घंटों रोए अकेले में, अरे थाली से झांकने लगी, मुरझाई गोल गोल रोटियां, थाली बहुत से ज्यादा खूबसूरत। झांकने लगी, मुरझाई गोल गोल रोटियां, बोए थे सपनों के बीच। और अंतिम मन देखे कि एक, हम लोगों ने सुना होगा कि लगा झुलनिया का धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए, एक लोग गीतों में गाते हैं। तो मैं जब छोटी थी सोचती थी कि झुलनिया का धक्का से कोई कलकत्ता कैसे पहुंच सकता है, उसके लिए ट्रेन करनी पड़ती है, टिकट कटाना पड़ता है, नहीं कितना नहीं, ये बकवास बात लिखा है मेरे लिखने भी मन वाले में ने। आई थी, तो मैं समझ लेकिन सकती हूँ ये क्या है इसका लेकिन मतलब। लेकिन जब बड़े होने के बाद फिर लगा कि झुलनिया का धक्का मतलब जिम्मेदारियों का बोझ, उत्तरदायित्व बढ़ हम्म। जाता है, कैसे अचानक परिवार बढ़ने के साथ। वो इस बंद में देखें कि मर्म जिंदगानी का क्या समझे बूझे, मर्म जिंदगानी का क्या समझे बूझे, कोहबर को जी ले के दुनिया से जूझे, कोहबर को जी ले के दुनिया से जूझे, एक मीठा सा वादा कर आया पक्का, एक मीठा वादा जो कर आया पक्का, कलकत्ता लाया झुलनिया का धक्का, कलकत्ता वाह, लाया बहुत सुंदर। झुलनिया का धक्का, भटकाए हमें दर बदर, हर जाई गोल गोल रोटियां, भटकाए हमें दर बदर, हर जाई गोल गोल रोटियां, बोए थे सपनों के बीच उग गई गोल गोल रोटियां। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और मैं क्या तारीफ करूं, क्योंकि ये जो रोटियों का मर्म है, ये जो वेदना है ना, ये हमने हर समय देखा है, और विगत 2 सालों से भी इस चीज को बहुत महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से बहुत अफरा तफरी मची हुई है। शायद ये रोटियों का ही है, ये गोल गोल रोटियां ये जो ना पिछले करवा लें। लॉकडाउन के ये पिछले बिल्कुल। लॉकडाउन के ज़माने में जो दृश्य देखे गए, उन दृश्यों के आधार पर ही वेद बिल्कुल। की संरचना हुई थी। ये महसूस किया। अच्छा, मुझे भी वही दृश्य याद आ गया, वो रेल की पटरी, वो बिखरी हुई रोटियां। आप जब सुना रही थी ना, तो वो मुझे दृश्य दिख रहा था, और शायद सभी मेरे लोग अपने आप मेरे को घर जोड़ के पा रहे ठीक होंगे। पीछे मेरे घर के ठीक पीछे से 4 लेन गुजरता है, और उधर से बाहर से तमाम आने वाले लोग कैसे अलग-अलग सवारियों पे, ट्रकों पे लद के तमाम लोग पैदल जिस तरीके से जा रहे थे, वो हम लोगों ने जी। अपने आँखों से देखा है। हम लोगों से जो हो पा रहा था हम लोग कर भी रहे थे सहयोग, लेकिन उनकी जो वेदना थी, उस वेदना ने इस गीत को लिखने के लिए मजबूर कर दिया। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत और अच्छी। मुझे लगता है कि सबके दिल को ज़बरदस्त छू छू रही होंगी, और आपके ना एक-एक शब्द बहुत एकदम अंदर तक जा कर के कहीं अपना स्थान बना लेते हैं। मैं क्या कहूँ? चलिए, जब कुछ नहीं कहने को है तो मैं लोगों के कमेंट्स ले लेती हूँ, क्योंकि मैं एकदम निःशब्द हो जाती हूँ कभी-कभी। सुधा मोदी जी लगातार बिल्कुल, आपसे जुड़ी हुई हैं, कह रही हैं, हमारे तुम्हारे ये रिश्तों के धागे बहुत खूब होते हैं, रिश्तों के धागे,
हर एक आत्मा में बसी चेतना है, सुधा में प्रवाहित ये रिश्ते के धागे। क्या हाँ बात है, क्या बात है। एक हकीकत है। श्रेष्ठ रचनाकार के कलम से फूटती हुई धार है। प्रवीण पांड्या जी जुड़े हुए हैं, बहुत खूब बोल रहे हैं आपको, और कुंदन वर्मा जी आके एक एक पंक्तियों की तारीफ कर रहे हैं। मन भर आशीष दे रहे हैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी, और साथ में है किरण प्रणाम। श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं। जय हिंद सिंह जी हैं, जानदार प्रस्तुति बोल रहे हैं, और बहुत बहुत लोग आपसे धन्यवाद, आप जुड़े हुए सभी हैं। लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिट्टी और मर्म को छूने वाले आपकी ये रचना, जो हमेशा हमेशा आपकी एक एक रचनाएं जो है ना, मुझे लगता है कि किसी भी युग में, किसी भी कालखंड में वो पूरी तरह से वहां पे समाहित हो जाएंगी, उस जगह पे अपना जगह बना सकती हैं। तो बिल्कुल, और बहुत सारे कमेंट्स हैं। मैं चाहूंगी कि आप जब भी खाली हो तो इन कमेंट्स को जरूर पढ़िएगा। लोगों ने बहुत प्यार परोसा है आपके लिए, मन मन भर बिल्कुल के। बिल्कुल, तो जो इस कुछ है सब ये उनका प्यार है ही। बिल्कुल, बिना प्यार चेतना के जो और है बिना सब आशीर्वाद के। जी, जी चेतना जी, और अभिभूत हूँ बस मैं। देखिए समय, हाँ बिल्कुल, और निश्चित रूप से आप होंगी, और हम सबको आपने बहुत-बहुत भावुक कर दिया। और क्या मतलब सिर्फ भावनाएँ ही परोसती हैं, दिलों को झकझोरने का ही कार्य करती हैं, या कुछ और भी करती हैं आप? किन-किन विधाओं में और भी आपने कलम का जादू बिखेरा है? मैं मैं एक, बाकी तो आप सब लोगों को पता है, बाकी एकेडमिक रिकॉर्ड मेरा ठीक-ठाक रहा है, ईमानदारी से पढ़ाई की है और एक महाविद्यालय में हुँ, हिंदी पढ़ाती हूँ और जी। बच्चे संतुष्ट रहते हैं तो ठीक ही रहता होगा। और यही सब समाज के लिए जो करती हूँ सारी चीज़ें आप लोग देखते रहते हैं। हाँ, लेकिन अ, वही मैं कह रही हूँ ना कि हम लोग को रुलाने के अलावा भी कुछ करती हैं, कुछ और भी हँसाने-वसाने का कार्य करती हैं, कि मन में कुछ और भावनाएँ भरने का कार्य करती हैं, खाली रुलाएँगी आप हमें? सब कुछ है, सारी भावनाएँ हैं। अब किस तो एक और किस नई वक़्त कोई कौन-सी भावना, बात। जो शायद अच्छा। आपने मंचों से नहीं पढ़ा हो, कोई एक ऐसी रचना हम ज़रूर सुनना चाहते हैं, कि जिसको लोग सोचते हैं कि ये मंचों पे नहीं। और फिर भी लगता है कि ये कैसे लिख गया। एक आध ऐसी चीज़ें होती है ना, जो लगता है अरे! ये भावना तो मेरे अंदर थी नहीं, ये आया कहाँ से? हर रचनाकार के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी रचना आती ही आती है। तो आप हुँ, देखिए, और एक हाँ, एक गीत आप जी, सुन लें, शायद सुना भी हो जी। लेकिन ये आपने कहा ना कि रुलाना नहीं तो रुलाना नहीं है। हाँ, हाँ। फिर उगा चाँद, ढल गया बहुत खूब। सूरज, फिर उगा चाँद, ढल गया सूरज, आसमां से फिसल गया सूरज, वाह, वाह, वाह! क्या बात है। चाँद ढल गया सूरज। और बन देखें, जी। शाम के अनकहे फसानों में घुल गई है किसी के दिल की जलन, शाम के अनकहे फसानों में घुल गई है किसी के दिल की जलन, लेके अंगड़ाए उठ खड़े होकर टांग के अलगनी पसारे थकन के सफर पर निकल गया सूरज, किस सफर पर निकल गया सूरज, आसमां से फिसल गया सूरज, फिर उगा चांद। और बन देखें कि ज़बरदस्त। रात भर करवटों में उलझे हुए, रात भर करवटों में उलझे हुए, जाग कर
तलखियां भुला करके जाग कर, तलखियां भुला करके ख्वाब को थपकियों तले रख कर, अनमनी नींद से जगा करके दो घड़ी को मचल गया सूरज, दो घड़ी को मचल गया सूरज, आसमां से फिसल गया सूरज, फिर उगा चांद। और अंतिम बंदे के बहुत शब्द आवारगी पहनते थे, शब्द आवारगी पहनते थे, हम वही छंद जोड़ लेते थे, हम वही छंद जोड़ लेते थे, कोई धीरे से गुनगुनाता था, गीत सरगम को ओढ़ लेते थे, ऐसे कैसे बदल गया सूरज, ऐसे कैसे बदल गया सूरज, आसमां से फिसल गया सूरज, फिर उगा चांद, ढल गया सूरज। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत और वाकई जबरदस्त है। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके भी यही सोच है, यही विचार हैं और यही शब्द हैं कि बहुत सुंदर, बहुत खूब, शानदार और क्या कहूँ मैं एक से बढ़कर एक सारे कमेंट्स हैं। और बस देखिए कैसे समय बीतता चला जा रहा है और मुझे लग रहा है कि काश ये वक्त यहीं ठहर जाए और हम थोड़ी देर आपको बैठ करके यूं ही सुनते रहें, लेकिन यही वक्त है जो अपने गति से गतिमान है। तो चेतना जी, इतनी सारी बातें हुई, इतने सुंदर सुंदर आपसे हमने गीत और आपकी रचनाएं सुनी। चूंकि आप राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं, तो भविष्य में अपने आप को कहाँ देखती हैं आप, क्या प्लान है? भविष्य तो ईश्वर निर्धारित करते हैं क्या करना है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि अगर मुझे कभी इस तरह का अवसर मिलता है किसी पद पर रहते हुए, जाहिर सी बात है कि किसी पद की जरूरत होती ही है। आप बहुत सारी चीजें सोचते हैं लेकिन संसाधन के बिना या उस तरह के प्रभाव के बिना आप काम नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कहीं होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए। तो अगर मुमकिन स्थितियां बनती है, बाकी में किसी चीज का कोई दवा नहीं, ईश्वर ने जो ललाट पे लिखा होगा, आप सबका आशीर्वाद क्या होगा समय बताएगा, तय करेगा। लेकिन अगर जीवन में कभी इस तरह का अवसर मिलता है तो मैं जो काम कविताओं के माध्यम से कर रही हूँ, जो संवेदना मेरी कविताओं में है, मैं उस संवेदना को साथ लेकर के राजनीति करने का प्रयास करूंगी। जो वेदना अपनी कविताओं में व्यक्त करने की कोशिश करती हूँ, उस वेदना को दूर करने का प्रयास करने के लिए राजनीति करूंगी, मेरा संकल्प है। और जो जो लोग यहाँ से सुन रहे हैं उन सभी लोगों से मेरा वादा है। चलिए, बहुत ही खूबसूरत है और हमें पूरी पूरी उम्मीद भी है, क्योंकि जो दुर्गम पथ चुनने का पहले ही प्रण कर चुका हो वह निश्चित रूप से दुर्गम पथ ही चुनेगा। और उस दुर्गम पथ को चुन करके उस रास्ते के जितने भी कांटे कंकड़ होंगे उनको हटाने का भी एक प्रयास रहेगा। और ये सारी उम्मीदें भी हैं आपसे, निश्चित रूप से आप उसको पूर्ण करेंगी। बस प्रभु से यही कामना है कि वो रास्ता आपका मार्ग प्रशस्त करते चले जाएं और निश्चित रूप से समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और प्रभु ने बहुत संभाला है, ईश्वर ने बहुत संभाला है। मैं आपको अपने राजनीति के शुरुआती दौर की बात करूं, अब तो उतना भय नहीं होता है। अब तो कुछ लोग जान गए हैं, मैं भी लोगों को जान गई हूँ। थोड़ा सा धीरे धीरे समाज को समझने पे बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। शुरुआती दौर की मैं बात करूं, मैंने जब छात्र राजनीति शुरू की थी, ये इतना चुनौतीपूर्ण था कि जब मैंने सोचा तो मुझे लगा नहीं था कि मैंने क्या क्या चुन लिया। उसके पहले कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था। दो बातों का मुझे बहुत कभी ध्यान नहीं रहा, लगा कि जिंदगी ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। एक चीज मुझे कभी इस बात का नहीं एहसास हुआ था कि लड़की होने या लड़का होने से फर्क क्या पड़ जाता है समाज में। सभी अपना अपना रोल प्ले करते हैं, अपना काम करते हैं, जो अच्छा है अच्छा है, बुरा है बुरा है।
और दूसरी चीज ये थी कि मुझे कभी ये नहीं लगा कि इस जाति का होने से क्या होता है, इस जाति का होने से क्या होता है, ये सारी चीजें कभी दिमाग में थी नहीं। छात्र राजनीति में पदार्पण जब हुआ, उसके बाद से ये दो चीजें जो मेरे मन में बिल्कुल नहीं थी, मुझे तरह तरह से महसूस करने का मौका मिला। दूसरे लोगों ने इसका एहसास किया जो मेरे मन में कभी था ही नहीं। और किसी लड़की का राजनीति में आना गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए उस दौर में बहुत बड़ी चुनौती। आज आज भी लड़कियां कम लड़ आज रही हैं भी है चुनाव, आज भी आप। वो अब तो लिंग दो है बहुत सारी। अभी लिंग दो की संस्तुतियों के बाद, लिंग दो अप्लाई होने के बाद कि क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, तो हम लोग तो उसके पहले आए थे। जब समय लगता था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की राजनीति करना मतलब आप गोली बंदूक के बीच में अपने आप को रख रहे हैं, तो उस तरह का एक माहौल था। और मैंने जब शुरुआत की, आपको बताऊं कि बॉयज हॉस्टल में मुझे वो दिन याद आ जाता है, कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने, एक लड़के ने कहा कि आपको बॉयज हॉस्टल में भी कन्वेंसिंग करनी चाहिए। और जिन लोगों ने शुरुआती दौर में मुझसे कहा, चेतना अगर चुनाव लड़ोगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जिन छात्रों ने, मेरे कुछ सीनियर्स ने, जब मैंने संकल्प ले लिया कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो वो मुझे सबसे पहले छोड़ के भाग गए। तो तुम्हारे लिए हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। और उसके बाद बॉयज हॉस्टल में जिस दिन मेरा पहली बार प्रवेश होता है, ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। एकदम अजीब सा वातावरण बना दिया गया था, जैसे कौन सा हुआ खड़ा हो गया है, पहली बार कोई चुनाव लड़ने आ रहा है संसार में। और धीरे धीरे स्थितियां बदली, तो जहां 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 मुझे हो सुनना पड़ता था, जहां मुझे लौट जाना पड़ा, जहां मुझे दोबारा गनर के साथ आना पड़ा, मेरा गनर मुझे कवर करके चलता था, कार्बाइन से कवर करके चलता था, वो स्थितियां थी। उसी हॉस्टल में मैं दोबारा जाती थी तो लड़के कहते थे कि आइए बैठिए, चाय पीते हैं, फिर जाइएगा, थोड़ी देर रुक के जाइएगा। तो बदलाव तो मैंने देखा है, मैंने जीवन का बदलाव खूब देखा, राजनीति की परिस्थितियों का भी बदलाव देखा है। और इस चीज को भी मैं बहुत महसूस किया है कि जब सामान्य पृष्ठभूमि के लोग, हम लोग मध्य वर्ग के हैं, मध्य वर्ग क्या कहूँ, मध्य वर्ग का भी दायरा बहुत बड़ा है, निम्न मध्य वर्ग मानिए, केवल जो बेसिक नीड्स होती हैं, समझिए कि वो सारी चीजें पूरी करने, तो आज तो बहुत बहुत कुछ है। जो दौर चल रहा है उसमें इतना महंगा दौर है कि उसमें राजनीति के बारे में सोचना बड़ा कठिन होता है, करना तो बड़ी दूर की बात है। तमाम लोग इसीलिए पलायन कर जाते हैं कि पैसा नहीं है तो कैसे कर पाएंगे राजनीति। तो बिल्कुल ऐसे दौर बिल्कुल में जब सही बात। वहां पर भी चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को भी स्वीकार किया। और उसी विश्वास के साथ फिर हूं कि अगर कभी इससे ऐसी स्थिति बनती है तो परमात्मा साथ रहें, आप सबकी दुआएं साथ रहें, वैसा दौर दोबारा ना देखना पड़े, और आगे बस ईश्वर चलने का कोई रास्ता बने। बिल्कुल। और चेतना जी, मुझे लगता है ना कि आप जिस विद्यालय में अभी आप अध्यापन का कार्य कर रही हैं, वहाँ भी और जहाँ-जहाँ जिन लोगों ने भी आपसे थोड़ा भी सानिध्य में रहे होंगे, वो निश्चित रूप से आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित रहे होंगे, क्योंकि वाक़ई आपने हम जैसे लोगों को एक बहुत बड़ा संबल दिया है। एक नई सोच, नई उड़ान, एक नई ऊर्जा प्रवाहित करने का भी कार्य आप कर रही हैं। क्योंकि वाक़ई लड़कियों को सिर्फ़ एक शारीरिक काया, उसके चेहरे को, उसकी खूबसूरती को, नैन-नक्श कैसे हैं, मतलब उसके पास भी बिल्कुल बुद्धि है, उसके पास भी क्षमता है, वो भी हर एक क्षेत्र में अपने आप को साबित कर सकती है। इस पे तो किसी का ध्यान ही बिल्कुल नहीं जाता है, वो चल कैसे रही है, वो दिख कैसे रही है, वो बोल कैसे रही है। तो ये बहुत सारी कुंठाएँ और बहुत सारी तकलीफ़ और दर्द है, जो सारी मेरे ख़्याल में कोई ऐसी फीमेल लड़की नहीं होगी, ऐसी कोई महिला नहीं होगी जिसने उस दंश को ना सहा हो, और आपने उस अभी बदलाव को अभी लाने का एक प्रयास अभी किया। जो है ना, अभी बदलाव हुआ है, लेकिन उस बदलाव के बावजूद अभी स्त्री को मनुष्य समझा जाए, सभी हाँ, लोग उसको बिल्कुल। मनुष्य समझ लें, तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो बात की बात है। कुल मिला के मामला बिल्कुल, यही, सही बात। ड्रेसिंग कैसी है, तो कमनीयता है नहीं है क्या है, इसी की ये जो हाँ, फ्रेम बना हुआ है ना, उसी फ्रेम में बांध करके देखा जाता है। और हर आदमी एक फ्रेम में तो फिट हो नहीं सकता। हर व्यक्ति का, जैसे पुरुषों में सभी का अलग अलग व्यक्तित्व होता है, तो महिलाओं में भी सबका अलग अलग व्यक्तित्व होता है। और बिल्कुल, महिलाएं भी बिल्कुल। कई भूमिकाएं जीती हैं, कहीं वो माँ है, कहीं बहन है, पत्नी है, प्रेमिका है, कहीं वो कुछ नहीं है, सिर्फ अपने लिए है, सिर्फ उनका अपना भी वजूद है। ऐसा नहीं कि वो किसी की बेटी है तो ही उनका मतलब है, किसी की पत्नी है तो भी, हाँ, हाँ। उनका भी अपना भी तो मतलब है, उनकी अपनी आइडेंटिटी है। तो इस आइडेंटिटी के साथ उनको स्वीकारा जाए, उन महिलाओं को, उन लड़कियों को, तो फिर समझिए कि फिर लगेगा कि हाँ, समाज थोड़ा सा बदला है। निश्चित रूप से, और जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। तो चेतना जी, अगर आपकी अनुमति हो तो एक रचना है मेरी लिखी हुई, जो मैं यहाँ पे लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी, कि ये मुझे आत्मविश्वास की निवेदन चूँकि करना था बातें। आपसे, ये आपने स्वयं को
मेरे मन में आ रहा था कि अब मैं आपसे अनुरोध करूं कि आप उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बातों का दौर ऐसा आ रहा है कि मुझे अचानक से वो याद आ गया कि एक बार मैंने भी जी लिखा था कि जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए, ना कि तुम ऐसे हो जाओ तो मुझे पसंद आओगी या तुम ऐसा करो तो मुझे अच्छा लगेगी। हम जैसे हैं, जिसके अंदर जो खूबियां हैं ना, आप किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं है, किसी को भी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। आप जैसे हैं वैसे स्वीकार करने वाला आपका जीवन में आएगा, निश्चित रूप से आएगा। और नहीं आएगा तो हम परफेक्ट है, भगवान ने सबको अपने आप में एकदम परफेक्ट बनाया है। बिल्कुल। तो इन्हीं बातों को एक है कि मैं हूं, मैं हूं, तुम क्यों चाहते हो मैं कोई और बन जाऊं। मैं हूं, तुम क्यों चाहते हो मैं कोई और बन जाऊं। क्या हुआ घर क्या हुआ घर रंग थोड़ा सांवला है। क्या हुआ अगर रंग थोड़ा सांवला है, मैं जानती हूँ ये रंग मुझ पर फबता है, क्योंकि यह मैंने नहीं, स्वयं ईश्वर ने मुझको चुनकर दिया है। मेरे नैन वाह वाह नक्श वाह। कद काठी मेरे नैन नक्श कद काठी मेरे नहीं, ईश्वर की देन है। फिर इसको ना वाह स्वीकार कर मैं क्यों ईश्वर का दिल दुखाऊं। मैं हूं, तुम क्यों चाहते हो मैं कोई और वाह बन जाऊं। वाह वाह। क्या हुआ क्या हुआ जो मैं सीधी साधी भोली भाली हूँ। मैं अपने शक्ति और संस्कारों को खूब पहचानती हूँ। मेरे अंतर मन की खूबसूरती मेरी बातों और विचारों में झलकती है। मेरी बुद्धिमत्ता मेरी विद्वता हर पल मेरा साथ निभाती है। अपनी इन खूबियों पर मैं क्यों ना इतराऊं। मैं हूँ, तुम क्यों चाहते हो मैं कोई और बन जाऊं। मैं हूँ, वाह तुम क्यों चाहते हो वाह। मैं कोई और क्या बन कहना। जाऊं। आगे सुनिए। कई बार हाइट कितनी है, इस बात को भी लेकर के कटाक्ष आते हैं। तो सुनिएगा कि क्या हुआ जो मेरे कद में ऊंचाइयां नहीं। क्या हुआ जो मेरे कद में ऊंचाइयां नहीं। मेरे हुनर को तो आसमान की पाबंदियां नहीं। मेरे कलम और स्वर में है माँ सरस्वती का आशीर्वाद, जो भरता है मुझ में आत्मविश्वास, हर के सारा अवसाद। फिर क्यों ना वाह अपने वाह वाह। कलम के बल से मैं नित नया सवेरा लाऊं। मैं हूं, तुम क्यों चाहते हो मैं कोई और बन जाऊं। मैं हूं, बिल्कुल बिल्कुल तुम सही। क्यों चाहते हो मैं कोई और वाह बन जाऊं। क्या हुआ क्या हुआ जो मेरी राहों में भी अड़चने आती हैं। मैं जानती हूँ बिना संघर्षों के सफलता नहीं मिल पाती है। मन है मेरा आत्मविश्वास से भरा हुआ। मन है मेरा आत्मविश्वास से भरा हुआ। नहीं करती परवाह अगर जीवन में मनचाहा ना हुआ। जो मन को व्याकुलता से भर जाए, जो मन को व्याकुलता से भर दे, उन बातों को क्यों ना मैं भूल जाऊं। मैं हूं, तुम क्यों चाहते हो मैं कोई और बन जाऊं। मैं हूं, वाह। तुम क्यों चाहते हो मैं कोई और बन जाऊं। तो जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार किया जाए। बिल्कुल और बिल्कुल। एक एक सशक्तिकरण की एक जीती जागती चेतना और जागृति का स्वरूप हमारे सामने डॉक्टर चेतना पांडे जी हैं, जिनकी कलम की धार, जिनके विचारों की धार, जिनकी सोच और उनके रास्ते सब कुछ बहुत ही अद्भुत हैं। तो उन्हें हमने उसी रूप से स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार किया नहीं, आपने हमें स्वीकार करने पे मजबूर कर दिया। तो ये रास्ता, ये दुर्गम पथ चुनने वाली डॉक्टर चेतना पांडे बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। ऐसी मेरी भावना है और ऐसी मेरी उम्मीद है और यही मेरी दुआ भी है। इस मंच के बहुत माध्यम से मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप जैसे तमाम लोग सामने आए, जो साड़ी को सिर्फ और सिर्फ सुंदर करीने से सजाने की बजाय वो भी करें, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो भी बिल्कुल करें और बिल्कुल ये भी करें। बिल्कुल। फूलों की राह के साथ साथ कांटों के पंथ भी चुनना हमारा ही कार्य है। बस मिलके कुछ करते हैं। और कुछ जो नए कमेंट्स हैं मैं उनको आप तक जरूर रखूंगी। सुधा मोदी जी हैं, आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हैं। सुमित सिंह जी जुड़े हुए हैं, नमस्कार कह रहे हैं आपको। गार्गी राय जी हैं, कह रही हैं आपकी बहुत बहुत तारीफ कर रही हैं। साथ ही हैं जय हिंद सिंह जी, वो भी आपकी बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं। मृत्युंजय वैश्य जी अभी अभी जुड़े हैं, कह रहे हैं बहुत बहुत सुंदर। और गार्गी राय जी की बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, तो सभी का बहुत स्वागत है। जी चेतना जी, अब समय इतना हो गया, अंत में आपसे हम जरूर कुछ सुनना चाहेंगे, कुछ दो शब्द, कुछ बातें। अच्छा। आपको कोई मतलब सुना दूंगी। जी जी। ये
पीर का राग लिख गया दिल पर, पीर का राग लिख गया दिल पर, मौन अनुराग लिख गया दिल पर, मौन अनुराग लिख गया दिल पर, थी सजे कामना पहन बिछुए, थी सजे कामना पहन बिछुए, कौन बैराग लिख गया दिल पर, कौन बैराग लिख गया दिल पर, पीर का राग लिख गया दिल पर। बहुत ही खूबसूरत चेतना जी। और बस लेकिन वक्त है वो गुजर रहा है और ये गुजरता रहेगा, फिर किसी से गुजरते हुए वक्त में हम फिर ऐसे बैठेंगे, खूब सारी सी बातें करेंगे और इतने सारे दर्शक जुड़े रहे। मैं सभी को बहुत हाथ जोड़ करके धन्यवाद और आभार कहती हूँ कि बस आप लोगों का साथ है इतना प्यारा कि माहौल बन जाता है, तो लगता है कि बस ये वक्त चलता रहे। और पटल पे एक से बढ़कर एक आते हैं रचनाकार, लेकिन आज का माहौल पूर्णतः आपको निवेदित रहा और आपने इसमें चार चांद लगा दिया। हमने आपको आज वो सारी भी बातें सुनी जो बहुत लोग नहीं भी जानते थे। तो चेतना जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका समय देने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी बातें और इतनी जागृति लाने वाली शब्दों के लिए। जी चेतना जी। आपके इस मंच के लिए, साहित्य उन्नयन पेज के लिए, मंच के लिए, पूरी टीम जो इस पेज को संचालित कर रही है, इस मंच को संचालित कर रही है, उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस मंच पर आकर के अपनी बात कहने का, लोगों से जुड़ने का अवसर प्रदान किया, और बहुत खूबसूरत संचालन के लिए और बहुत अच्छी रचना के लिए, दोनों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती बहुत हूँ, बहुत प्रणाम करना धन्यवाद। चाहती और हूँ। कुछ लोगों के मुंह से तारीफ बहुत प्यारी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद चेतना जी। और उम्मीद है कि बस भविष्य में भी आपका साथ ऐसे ही बना रहेगा और निश्चित रूप से ये वक्त गुजरेगा और हम लोग आमने सामने बैठ करके आपके तबले का भी आनंद जरूर लेंगे। तो बस इंतजार करते हैं उस दिन का, उस वक्त का। और बस इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ में मैं स्मिता श्रीवास्तव आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे संपन्न करती हूँ। फिर बहुत जल्दी किसी नए कार्यक्रम में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, घर में फिलहाल रहिए, क्योंकि और कोई रास्ता तो हमारे हाथ में है नहीं। और बस हमारा कार्यक्रम देखिए और हमें सुझाव दीजिए। मिलते हैं फिर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।